15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे दिन, या मैं कह सकती हूँ 2 अक्टूबर भी, ये ऐसे दिन हैं जब हमारी रूह में देशभक्ति दौड़ उठती है और हम कहते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन इसके अलावा क्या हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कभी हमारा देश, हमारा तिरंगा आता है? जवाब नहीं ही है। अगर आप कह भी देंगे कि हाँ आता है, तो मैं कहूँगी आप झूठ कह रहे हैं, क्योंकि हम में वो देशभक्ति नज़र ही नहीं आती जो देशभक्ति हम में होनी चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं हमारा तिरंगा दिवस कब आता है, तो आप इसे भी गूगल करेंगे, और यही एक सवाल है जो बार बार हमें ये उत्तर देने पर मजबूर करता है कि हम भारतीय देशभक्त तो होते हैं, लेकिन सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या थोड़े ज़्यादा देशभक्त हुए तो 2 अक्टूबर को। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे देशभक्त भी हैं जो हमेशा देशभक्ति करते भी हैं और देशभक्ति की इस भावना को हम सब में जगाना भी चाहते हैं। आज तिरंगा दिवस है क्योंकि आज 22 जुलाई है, और इसीलिए आज मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं सालों से कि हर एक भारतीय जागरूक हो, हर एक भारतीय अपने देश से प्यार करे तिरंगे से, और जाने तिरंगा क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रवि अत्रोलिया जी। रवि जी नमस्कार। नमस्कार जी। जब भी मैं ये नाम लेती हूँ, अगर आप इस नाम को गूगल भी करेंगे तो सबसे पहले आएगा तिरंगा अभियान। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है रवि जी, तिरंगा अभियान की शुरुआत कैसे और कब से? बहुत सही सवाल है। बिल्कुल सच है कि जब हम पढ़ते थे, या मेरी पीढ़ी के जो भी लोग आज हैं जो देख रहे हैं, अगर वो अपने अतीत में जाके देखें, जब स्कूल में पढ़ते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको स्कूल में बुला लिया जाता था। बड़े बड़े भाषण उनके माथे से गुजरते थे जो उनकी समझ में नहीं आते थे, और वो बैठे इसलिए रहते थे कि उनको प्रोग्राम के बाद मिठाई या लड्डू मिलेगा। झंडा क्यों फहराया गया है, किस लिए फहराया गया, इसका सम्मान क्यों करना चाहिए, ये मेरी पीढ़ी को आज तक नहीं बताया, और आज की पीढ़ी को भी स्कूलों में इस बात को बताया ही नहीं जा रहा कि तिरंगा क्यों है, बस फहरा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। नवीन जिंदल जो इसका हम क्या प्रणेता कहें, वो मेरा जिसको मैं प्रेरित हुआ जिससे, उसका एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, और उस प्रोग्राम की वजह से मुझे उस वक्त लगा कि ये व्यक्ति चूँकि भारत शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है कि हम 365 दिन झंडा फहराएं अपने घरों पर, तो वो एक मामला अलग था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये लड़ाई तो नहीं लड़ सकता क्योंकि पुलिस वाला था नौकरी में। तो मैंने ये तय किया कि यार मुझे भी नहीं पता ये बातें, तो क्यों ना हम आज की पीढ़ी के लिए इन बातों को एहसास करा दें जो मुझे नहीं मिला। और इस तरह से दिमाग में आया। फिर मैंने पूरे भारत में घूम फिर के इसकी सामग्री इकट्ठी की, पुष्टि भी की कि भाई ये कहीं कोई गलत जानकारी ना चली जाए मेरे हाथ से। और उसके दौरान मुझे पूना में जो मैडम भिखई जी कामा का राष्ट्रध्वज पड़ा हुआ है, जो उन्होंने जर्मनी में फहराया था, स्टुटगार्ट में, नहीं वहाँ पर विदेश में फहराया था, यस, वो ओरिजिनल झंडा वहाँ रखा था। और जो मुझे रिसर्च में झंडे की फ़ोटो मिली टोटल डिफर कर रहे थे। तो मैं पुष्टि भी करता जा रहा था कि जो मैं जानकारी इकट्ठी करूँ वो है कि नहीं। उस जानकारी को इकट्ठी करने के बाद फिर ये फाइन आर्ट्स कॉलेज जो अपना इंदौर में है, वहाँ पर वहाँ के बच्चों को इकट्ठा किया। इस्माइल लहरी जो कार्टूनिस्ट उसको इकट्ठा किया। मैंने अपनी बातें उनको समझाई, और फिर मेरे घर में एक वर्कशॉप जैसी चली मलारगंज थानीपुर वाले क्वार्टर पे, कि सब ने बैठकर तिरंगे झंडे का जो मैं प्रोग्राम देता हूँ उसके सारे पोस्टर उन्होंने बनाए हैं। इस तरह से वो तैयार हुआ। और फिर हमने 22 जुलाई 1997 को सेंट राइफल स्कूल में पहला प्रेजेंटेशन दिया था। उस वक्त तो वो मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ था जैसे वो मेडिकल वाले एक एक पोस्टर पलटा के बताते वैसा था। अब तो खैर डिजिटल हो गया है, पीपीटी आ गया है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम शुरू किया। और मेरा टारगेट थे मेरे टारगेट थे युवा पीढ़ी और स्कूली बच्चे, और उन तक फिर मैंने संदेश पहुंचाना शुरू किया। जागरण अभियान अगर चलाना है तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर बच्चों को पकड़ा जाए और युवा पीढ़ी को, तो वो इसे आगे लेकर जाएंगे। मैं बीच में आपको टोक रही थी। मेरा सवाल ये था, एक अहम सवाल, जैसे कि आपने कहा कि मैं पुलिस की नौकरी कर रहा था। पुलिस की नौकरी के साथ देशभक्ति तो अपने आप ही आ जाती है, लेकिन तिरंगे के प्रति ये जो प्रेम जागरूक हुआ, ये जागृत कब हुआ, और ये किस तरह से, वो कौन सी घटना थी जब ये लगा कि नहीं मुझे तिरंगा अभियान में जुड़ना है, शामिल होना है और एक ऐसा अभियान बनाना है कि हर घर तिरंगा लहराने लगे? क्या बात। 15 अगस्त 26 जनवरी को बच्चे लोग जो कागज़ के तिरंगा लेके खेलते कूदते हैं और खेलते खेलते फेंक देते हैं। और फेंक देने के बाद एक बार जब मैं कंट्रोल रूम से वापस घर जा रहा था
तो काफ़ी कुछ कागज़ के तिरंगे पड़े हुए थे और लोग बाग उन पर वाहन दौड़ाते हुए निकले चले जाते। मतलब किसी को ये नहीं लग रहा था कि मेरे देश का झंडा ज़मीन पर क्यों पड़ा हुआ है। किसी ने उठ के नहीं उठाया। मैं अपने जो पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी से जा रहा था उसको खड़ा किया और जो सिपाही थे उनको फटा के हटवाया, ट्रैफिक को थोड़ा सा रुकवाया, पर जो झंडे कुछ पे तो उनको उठाया। लोगों ने देखा, सोचा कि पागल पुलिस वाला है, चला आया। उस वक्त मुझे लगा कि अब तो भाई अति हो गई है। मतलब जो लोग अपने देश के झंडे की नहीं कदर कर सकते, फिर उनका होना भविष्य क्या होगा। दैट्स वाई फिर इसको मेरे को लगा कि मुझे इस आग को तो भड़काना पड़ेगा और इस तरह से ये शुरुआत हुई। और फिर ये जब आपने ये आग भड़काने के बारे में सोचा, जब आपको ये समझ में आया कि लोग झंडे की कद्र नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आया होगा कि शायद जो भारतीय हैं उनको झंडे का महत्व ही नहीं पता। एग्जैक्टली किसी को बस उनको ही पता है झंडा 3 रंग का, उन्हें ये पता ही नहीं कि झंडा मिला हमें कैसे, कितने हजारों लाखों लोगों का खून हमने बहाया आज़ादी के दौरान, तब ये हमें मिला है झंडा। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शक ये ज़रूर जानें कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि किसी भी देश के लिए झंडे का महत्व क्या है। तो ये सवाल का जवाब मेरे देने से या किसी और के देने से सबसे बेहतर होगा कि रवि जी आप बताएं हमारे दर्शकों को कि एक झंडा देश के लिए क्या अहमियत रखता है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि झंडा हमारी आन बान शान का प्रतीक हुआ करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, यहाँ के जो लोग हैं इनकी शक्ल सूरत में 19-20 फ़र्क है, खान पान एक जैसा है। अगर विदेश में ये जाएं तो पता नहीं चलता कि ये पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है या बांग्लादेश का है। लेकिन विदेश में अगर मेरे सीने पर तिरंगा है, तो मेरे पासपोर्ट पर त्रिमूर्ति है, तो लोग कहेंगे यस ये तो भारत से आया। मतलब हमारी पहचान वहाँ मेरे नाम से नहीं हुई, मेरे देश के झंडे से हुई। तो ये देश का झंडा वो है और इसकी ताकत अंग्रेज़ों ने हमें सिखाई थी। जब वो सूरत में पहली बार व्यापारी बन के उतरे थे ना, उनके हाथ में झंडा था और हम भारतवासियों ने उस झंडे की ताकत नहीं महसूस की थी, इसलिए 200 साल हम गुलाम रहे। तो अब हम झंडे की ताकत को पहचानना चाहते हैं और झंडे की ताकत को, तिरंगे की ताकत को इतना ऊंचा ले जाना चाहते हैं कि दुनिया भी कहे कि नहीं भारत तो कोई चीज़ है। रवि जी ने जैसे अभी कहा कि हमारे देश की जनता को ये नहीं पता कि हमारे तिरंगे की ताकत क्या है। इसी को लेकर बहुत जल्दी रवि जी एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारे भारतीयों को पता होगा कि झंडे की ये जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, किस तरह से हमारे देश में झंडे को लेकर लोग जागरूक हुए और कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका इस्तेमाल करना सीखा। लेकिन वो उसमें अभी थोड़ा वक्त है, रवि जी उसके बारे में ज़रूर बताएंगे और उसके लिए हम एक बार फिर से बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज झंडा दिवस है तो झंडा दिवस पर सबसे अहम बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी रवि जी, हमारे झंडे में 3 कलर है, अशोक चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं, उसका एक अपना महत्व है, वो विकास की यात्रा करता है, वो हर तबके के विकास की कहानी कहता है। उसके जो 3 रंग हैं वो अलग अलग चीज़ों को, एक साहस बताता है, एक शांति बताता है, एक हरियाली बताता है, खुशहाली बताता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसमें हरे रंग का एक अलग महत्व है। लेकिन आज दुनिया, भारतवासी जिस तरह से झंडे को देख रहे हैं और हमें उस झंडे को किस तरह से देखना चाहिए और उस झंडे का वो कौन सा पहलू है जो रवि अत्रोलिया को सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं चाहूँगी आप वो ज़रूर बताएं। सुनिए, ये तो आम भारतीय के दृष्टिकोण है रंगों का अर्थ का। रवि अत्रोलिया इन झंडे के रंगों में कुछ और ही देखता है। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे का प्रस्ताव लेकर और साथ में उसका नमूना लेकर संविधान सभा के समक्ष पहुंचे। वहां पर संविधान सभा के सारे सदस्य और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। वहां पर उन्होंने पारित प्रस्ताव के बारे में घोषणा की कि आज़ाद भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा होगा और इसीलिए 22 जुलाई राष्ट्रध्वज तिरंगे का अंगीकार दिवस है टेक्निकल लैंग्वेज में, और हम अपनी आम भाषा में कहते तो मैं तिरंगे का जन्मदिन है। इज इट? अब 3 रंगों की जो बात आपने कही, संविधान सभा में उस लिहाज से उसके रंगों का था, केसरी का था शौर्य का, है ना, और सफ़ेद था शांति का, और हरा था त्याग और बलिदान का, ठीक है। और नीला चक्र था भारत की अंतहीन विकास की कल्पना का। जैसे वो पहिया जो ना पहिया नहीं, पहिया चलता रहता है और उसकी 24 तीलियां
24 घंटे का प्रतीक। और चक्र नीले रंग से चुना गया, जानती हैं क्यों? कि जिस तरह से ये नीला आकाश अनंत और विशाल है और जिस तरह से अथाह गहरा नीला सागर है, इसकी कोई था नहीं। तो इसीलिए नीला रंग चुना कि भारत का विकास अंतहीन हो। तो इस तरह से ये बना, ये तो था संविधान का। अब रवि अत्रोलिया जो देखता है, अब मैं ये कहूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये विश्व मानता है कि भारत एक इकलौता देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं और भारत सबको स्वीकारता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि केसरिया हिंदुत्व का प्रतीक, हरा इस्लाम का प्रतीक और सफ़ेद जो है, जो हमारे यहाँ अन्य समुदाय धर्म हैं, छोटे छोटे धर्म, उन सबको मिला के वो एक प्रतीक अगर हम कह दें और ये तीनों रंग मिलकर भारत का दृश्य उपस्थित करते हैं और ये तीनों एक साथ चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं है, इज इट? और इन तीनों को जोड़ने के लिए जो चक्र है विकास का, उसका व्यास भी इतना बड़ा रखा गया है कि सफ़ेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर तक दूर से केसरिया को और हरे रंग को छूता हुआ दिखे, मतलब ये एकता का प्रतीक है। तो मेरी नज़र में तो झंडे का यही मैं अर्थ है। ये जो तिरंगे का महत्व बताया, मैं जानती थी कहीं ना कहीं रवि जी की नज़र में तिरंगे का महत्व अलग ही होगा। पुलिस की नौकरी करते हुए तिरंगे के प्रति इतना प्रेम आना, देश के प्रति इतना प्रेम आना, एक जागरूकता अभियान चलाना, बहुत मुसीबतें आई होगी। श्रीमती जी ने कैसे सपोर्ट किया? देखो, सबसे पहले तो विभाग की बात कर लूँ। जब ये मैंने 1997 में शुरू किया तो स्कूलों में जब प्रोग्राम देने जाता था तो एक्चुअली मैंने तय कर लिया था कि जो मेरी ड्यूटी ऑफ होगी जिस वक्त उसको एडजस्ट करूँगा मैं, इज इट, दिन में ही, और जाता था। तो इस पर विभाग के लोगों ने आपत्तियाँ ली कि नौकरी लगी क्या करो। मैंने कहा क्या गलत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा एसपी लेवल तक पे ये बात गई कि साहब ये तो बहुत भाषणबाजी करते फिर रहे हैं स्कूलों में, ड्यूटी करते नहीं है ऐसा वैसा। तो आनंद मोहन माथुर साहब जो हैं एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, वो मेरे आदरणीय, तो उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने मुझे एक लाइन में दो कह दिया, रवि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं विभाग से। भारत के संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के साथ दायित्व भी बताए गए हैं और ये भारत के नागरिकों का दायित्व है कि वो राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, प्रचार करे, प्रसार करे। तो तुम वही तो कर रहे हो। वही कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुड। उसके बाद फिर एक बार जवाब तलब हुआ तो जब ये जवाब दिया तो बात खत्म हो गई। तो रवि जी, इसके अलावा परिवार से किस तरह का सहयोग मिला? परिवार में तो मैं ये कह दूं कि श्रीमती शिक्षा विभाग में थी तो वो भी मेरी भावनाओं की चूँकि थी कि विवाह जो है ना, पति पत्नी में एक विचारधारा की होता तभी चलती है मस्त। तो उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मेरी बच्चियों ने मेरे साथ प्रोग्राम देना शुरू किया है। तो ये है। और अब मैं ख़ास तौर से अब जो आज का दिन है, मैंने कोशिश ये चल रही है मेरी कि 22 जुलाई राष्ट्रध्वज तिरंगे का जन्मदिन है। आज की पीढ़ी उत्सव प्रिय है। आज के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि वे राष्ट्रध्वज तिरंगे का जन्मदिन मनाना शुरू करें। शासन से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब से भी मेरा ये अनुरोध है कि वे 22 जुलाई को तिरंगा दिवस घोषित कर दें। मेरा अनुरोध ये है कि उस दिवस घोषित करें, लेकिन उस दिन छुट्टी नहीं चाहिए, उस दिन कोई अवकाश ना दिया जाए, बल्कि शिक्षण संस्थाओं और विभिन्न संस्थाओं में घंटे 2 घंटे का तिरंगे पे आधारित कार्यक्रम हो, ये मेरी अपेक्षा है। और सारे भारतवासी तिरंगे का जन्मदिन अपने स्टाइल में मनाएं, साइकिल रैली निकालें, पूजा करें, आरती करें, हवन करें या केक काटें या जो भी तरीका है, बट मनाएं। तो मित्रों, और एक और अपेक्षा आप सबसे है कि राष्ट्रीय पर्वों पर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो या राष्ट्रीय सप्ताह 6 अप्रैल से 13 अप्रैल हो या ये 22 जुलाई, अपने घरों पर तिरंगा ज़रूर लहराएं। यही मेरी प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे तिरंगा, बोलें ज़ोर ज़ोर से। हमने इस वक्त बात की रवि अत्रोलिया जी से, जिन्होंने पुलिस विभाग में ड्यूटी करते करते निभाया अपना दायित्व। उनसे बात करते हुए कई मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से बस आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन कैमरे के डर से उसे छुपा लिया। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू खुशी के भी नहीं थे, लेकिन वो मेरी भावनाएं थी इस देश के प्रति। और मुझे लगता है कि ये भावनाएं कहीं ना कहीं आप में भी जागरूक जरूर हुई होगी।
मैं ये तो नहीं कहती कि 22 जुलाई को तिरंगे दिवस को आप कुछ इस तरह मनाइए कि छुट्टी लीजिए, जैसे कि रवि जी ने भी कहा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि आज भारतीय तिरंगा दिवस है और इसका हमें मान करना ही चाहिए। बने रहिए हमारे साथ खबरों के लिए, हर एक्सक्लूसिव चीज़ के लिए, लेकिन सबसे अहम इस चीज़ के लिए कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, ये मनवाने के लिए कि आज तिरंगा दिवस है और ये भारत के हर अंतिम पंक्ति में बैठे नागरिक को भी पता होना चाहिए कि इसका क्या महत्व है।